आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी खेल। तीसरा पहर हो गया था। किसान अपने खेतों में पहुंच चुके थे। दरख्तों के साए झुक चले थे। ईख के हरे भरे खेतों में जगह जगह सारस आ बैठे थे। फिर भी धूप तेज थी और हवा गर्म। बच्चे अभी तक लू के खौफ से घरों से न निकलने पाए थे कि यकाएक एक झोपड़ी का दरवाज़ा खुला और एक 4-5 साल के लड़के ने दरवाजे से झांका। झोपड़े के सामने नीम के साए में एक बुढ़िया बैठी अपनी कमज़ोर आंखों पर जोर डाल डाल कर एक टोकरी बुन रही थी। बच्चे को देखते ही उसने पुकारा, कहाँ जाते हो फुंदन? जाकर अंदर सो, धूप बहुत कड़ी है, अभी तो सब लड़के सो रहे हैं। फुंदन ने ठनक कर कहा, अम्मा तो खेत गुड़ाने गई, मुझे अकेले घर में डर लगता है। बुढ़िया गांव भर के बच्चों की दादी थी, जिसका काम बच्चों की आज़ादी में बाधक होना था। गढ़िया के किनारे अमियाँ गिरी हुई थी, लेकिन कोई बच्चा उधर नहीं जा सकता, गढ़िया में गिर पड़ेगा। बेरों का दरखत सुर्ख और जर्द बेरों से लदा हुआ है, कोई लड़का उस पर चढ़ नहीं सकता, फिसल पड़ेगा। तालाब में कितना साफ पानी भरा हुआ है, मछलियां उसमें फुदक रही हैं, कमल खिले हुए हैं, पर कोई लड़का तालाब के किनारे नहीं जा सकता, डूब जाएगा। इसलिए बच्चे उसकी सूरत से अप्रसन्न थे। उसकी आंखें बचाकर सरक जाने की युक्तियां सोचा करते थे, मगर बुढ़िया अपने 80 वर्ष के तजुर्बे से उनकी हरेक नकल व हरकत तो ताड़ जाती थी और कोई न कोई पेशबंदी कर लेती थी। बुढ़िया ने डांटा, मैं तो बैठी हूँ, डर किस बात का है? जा सो रह, नहीं उठती हूँ। लड़के ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, अब तो निकलने की बेला हो गई, अभी से निकलकर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाता हूँ दादी। वो 10 कदम और आगे बढ़ा। दादी ने टोकरी और सूजा रख दिया और उठना ही चाहती थी कि फुंदन ने छलांग मारी और 100 गज के फासले पर था। बुढ़िया ने अब सख्ती से काम न चलते देखकर नरमी से पुकारा, अभी कहीं मत जा बेटा। फुंदन ने वहीं खड़े खड़े कहा, जतीन को देखने जाते हैं, और भागता हुआ गांव के बाहर निकल गया। जतिन एक खोमचे वाले का नाम था। इधर कुछ दिनों से उसने गांव का चक्कर लगाना शुरू किया था। हर रोज़ शाम को जरूर आ जाता। गांव में पैसों की जगह अनाज मिल जाता था और अनाज असल कीमत से कुछ ज़्यादा होता था। किसानों का अंदाज हमेशा दानशीलता की ओर उन्मुख होता है, इसलिए जतिन करीब के कस्बे से 3-4 मील का फासला तय करते आता था। उसके खोंचे में मीठे और नमकीन सेव, तिल या रामदाने के लड्डू, कुछ बताशे और खुट्टियाँ, कुछ पट्टी होती थी। उस पर एक मैला सा बोसीदा कपड़ा पड़ा होता था, मगर गांव के बच्चों के लिए वो अच्छी अच्छी खाने की चीज़ों से भरा थाल था, जिसे खड़े होकर देखने के लिए सारे बच्चे बेताब रहते थे। इनकी बालोचित तत्परता में ये एक दिलचस्प इजाफा हो गया था। सब के सब तीसरे पहर ही से जतिन का इंतज़ार करने लगते थे। हालांकि ऐसे खुशनसीब लड़के कम थे जिन यथार्थ में लाभ पहुंचता हो, मगर खोंचे के गिर्द जमा होकर ख्वानपोश को आहिस्ता से उठाते और उन नेमतों की रानियों की तरह अपनी अपनी जगह संकोच से बैठे देखना स्वयं बेहद दिलवाजे था। हालांकि जतिन का आना हर एक घर में कोहराम मचा देता था और आध घंटे सारे गांव में हंगामा सा बरपा हो जाता था, मगर बच्चे इसका स्वागत करने को अधीर रहते थे, ये जानते हुए भी कि जतिन की आगमन उनके लिए हंसी का नहीं, रोने का मौका है। सबके सब बड़ी बेसब्री से उसके प्रतीक्षक रहते थे, क्योंकि मिठाइयों के दर्शन से चाहे ज़बान संतुष्ट न हो, तसल्ली जरूर होती थी।
फुंदन भी इन्हीं गरीब लड़कों में था और लड़के मिठाइयाँ खाते थे। वो सिर्फ भूखी निगाहों से देखता था। रोने और रूठने, बालोचित मिन्नत और खुशामद एक से भी उसकी मकसद बरारी न होती थी। गोया नाकामी ही उसकी तकदीर में लिखी हो। मगर इन नाकामियों के बावजूद उसका हौसला पस्त न होता था। आज फुंदन दोपहर को न सोया। जतिन ने आज कच्ची गरी और इमरतियां लाने का जिक्र किया था। ये खबर लड़कों की उस दुनिया में किसी अहम तारीखी वाक़या से कम न थी। सुबह ही से जतिन की तरफ दिल लगा हुआ था। ऐसी आंखों में नींद कहाँ से आती। फुंदन ने बाग में पहुंचकर सोचा, क्या अभी सवेरा है? इस वक्त तो जतिन आ जाता था। अभी सवेर है। चुन्नू और सोहन और कल्लू एक भी तो नहीं उठे। जतिन सड़क पर पहुंच गया होगा। इमरतियां जरूर लाएगा। सुर्ख और चिकनी होंगी। एक बार न जाने कब, हाँ, दशहरे के मेले में एक इमरती खाई थी। कितनी मज़ेदार थी। उस जायके को याद करके उसके मुंह में पानी भर आया। उत्कंठा लालसा और भी तेज हो गया। ये बाग के आगे निकल गया। अब सड़क तक समतल मैदान था, लेकिन जतिन का कहीं पता न था। कुछ देर तक फुंदन गांव के निकस पर खड़ा जतिन की राह देखता रहा। उसके दिल में एक गुदगुदी उठी। आज मैं सबसे पहले जतिन को पुकारूंगा। मैं जतिन के साथ साथ गांव में पहुंचूंगा। तब लोग कितना चकराएंगे। इस ख्याल ने उसके इश्तियाक में बेसब्री का इजाफा कर दिया। वो तालियां बजा बजा कर दिल ही दिल में चहकता हुआ सड़क की तरफ चला। संयोग से उसी वक्त गेंदा आ गया। ये गांव का पंचायती कुत्ता था। नित्य नियम अनुसार तीसरे पहर का गश्त लगाने निकला था। इसी वक्त सांड और बैल खेतों में घुसते थे। यहाँ पहुंचा तो फुंदन को देखकर रुक गया और दुम हिलाकर गोया पूछा, तुम आज यहाँ क्यों आए? फुंदन ने उसके सिर पर थपकियां दी, मगर गेंदा को ज़्यादा बातचीत करने की फुर्सत न थी। वो आगे बढ़ा तो फुंदन भी उसके पीछे दौड़ा। अब उसके दिल में एक ताज़ा उमंग पैदा हो रही थी। वो अकेला न था, उसका दोस्त भी साथ था। वो अब कच्ची सड़क पर जतिन का स्वागत करना चाहता था। सड़क पर पहुंचकर उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। जतिन का कहीं निशान नहीं था। कई बार उसे वहम हुआ वो जतिन आ रहा है, मगर एक लम्हे में उसका निवारण हो गया। सड़क पर दर्शनीय दिलचस्पियों की कमी न थी। बैलगाड़ियों की कतारें थीं। कभी कभी इक्के और पैर गाड़ियां भी निकल जाती थीं। एक बार एक ऊंट भी नजर आया, जिसके पीछे वो कई 100 कदम तालियां बजाता गया। मगर इन शीघ्रगामी दिलचस्पियों में वो लालसा किसी मीनार की तरह खड़ा था। सड़क के किनारे 2 आमने सामने दरखत खड़े थे। उनमें आम के दरखत भी थे। इस उत्कंठा में उसे आमों पर निशाने मारने का एक दिलचस्प काम हाथ आया, मगर आंखें जतिन के लिए ठीक रास्ते पर थीं। ये बात क्या है? आज वो आ क्यों नहीं रहा है? धीरे धीरे साया लंबा हो गया। धूप किसी थके हुए मुसाफिर की तरह पांव फैलाकर सोती हुई मालूम हुई। अब तक जतिन के आने की उम्मीद रही। उम्मीद में वक्त उड़ता चला जाता था। मायूसी में वो गोया घुटने तोड़कर बैठ गया। फुंदन की आंखों से बेअख्तियार उम्मीदें शिकस्ता के आंसू बहने लगे। हिचकियां बंध गई। जतिन कितना बेरहम है। रोज आप ही दौड़ा आता था। आज जब मैं दौड़ा आया तो घर बैठ रहा। कल आएगा तो गांव में घुसने न दूंगा। उसकी बालोचित आरजुएं अपनी सारी उत्साह पूर्वक के साथ उसके दिल को मसोसने लगीं। सहसा उसे जमीन पर एक टूटा हुआ झब्बा नजर आया। इस निराशा और असफलता के आलम में बचपन की फितरी निश्चिंतता ने अंदोह रुबाई का सामान पैदा कर दिया। कुछ पत्तियां चुनकर डब्बे में बिछाईं।
उसमें कुछ बजरियां और कंकड़ चुनकर रखे, अपना कुर्ता उतारकर उसको ढांका और उसे सिर पर रखकर गांव की तरफ चला। अब वो जतिन को ढूंढने वाला लड़का न था, खुद जतिन था। वही अच्छी अच्छी खाने की चीज़ों से भरा थाल, सिर पर रखे उसी तरह अर्थहीन आवाज़ लगाता हुआ, रफ्तार भी वही, बात करने का ढंग भी वही। जतिन के आगे आगे चलकर क्या उसे वो खुशी हो सकती थी जो इस वक्त जतिन बनकर हो रही थी। वो हवा में उड़ा जा रहा था, मृग तृष्णा में हकीकत का मज़ा लेता हुआ, नकल में असल की सूरत देखता हुआ। खुशी असबाब से किस कदर आज़ाद है, इसकी चाल कितनी मस्ताना थी, गुरूर से उसका सिर कितना उठा हुआ था। वाकई उसके बालोचित चेहरे पर ऐसा मुलम था कि क्या मजाल जरा भी हंसी आ जाए। इस शान से वो गांव में दाखिल हुआ। लड़कों ने उसकी आवाज़ सुनी, रेबड़ी कड़ाकेदार, और सब के सब दौड़े आने लगे। फुंदन उत्सुक सूरतों से घिरा हुआ था, उसी तरह जैसे जतिन हो जाया करता था। किसी ने न पूछा ये क्या स्वांग है। दिल ने दिल की बात समझी। मिठाइयों की खरीद होने लगी। ठिकरों के पैसे थे, कंकड़ और बजरियों की मिठाई। इस खेल में लुत्फ कहीं ज़्यादा था। भौतिकता में आध्यात्मिकता का अंदाज कहाँ, मुसर्रत कहाँ, एहसास से परवाज़ कहाँ। मुन्नू ने एक ठिकरा देकर कहा, जतिन एक पैसे की खुट्टियाँ दे दो। जतिन ने एक पत्ते में 3-4 कंकड़ रखकर दे दिए। खुट्टियों में इतनी मिठास, इतना आनंद कब हासिल हुआ था।